तो बच्चों, पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। जहां तक है पार्ट नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। बेटा, जिसने पार्ट नंबर 1 जो 2025 में मैं आपके लिए बनाया, मैंने आपकी पार्ट नंबर 1 बनाया था। अगर आपके पास वो वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, जैसा आपने मुझे क्या नाम है उसमें कमेंट में लिख के दिया था, तो बेटा साइड में सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा आपके, इसमें आप जब वीडियो ओपन करते हो साइड में उस पर क्लिक करके नीचे एक आएगा एडवांस ऑप्शन आएगा, उस पर जाकर के 1080 पे आप वीडियो को लेके जाना, वो अपना आप साफ हो जाएगी। क्लियर है? तो अब करते हैं पार्ट नंबर 2। और थोड़ा बहुत जो इशू रहा था, थोड़ा ब्लैक रहा, हल्की हल्की ब्लैक थी वो वीडियो, ठीक है, मतलब कंटेंट तो पूरा साफ है। अगर आप 1080 पे करोगे तो पूरा कंटेंट आपको साफ दिखेगा, मगर थोड़ा थोड़ा ब्लैकनेस सी आ रही थी, लाइट इफेक्ट थोड़ा गलत पड़ गया था, ठीक है। बट कोशिश है कि इस वाली वीडियो में ये सब चीजें आपको देखने को ना मिले। क्लियर? जो गलत, जो थोड़ा सा लाइट इफेक्ट था गलत, वो नहीं मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है ना। कोशिश तो यही है। बेटा देखो, पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं फटाफट से। चैप्टर बहुत आसान सा है और आज हमारा जो स्टार्टिंग होगी वो होगी दुर्लभता से। ये दुर्लभता होती क्या है, यानी स्कैर्सिटी होती क्या है? तो उसने बोला दुर्लभता से अभिप्राय संसाधनों की मांग की तुलना में, यानी डिमांड की तुलना में पूर्ति के कम होने से। तो दुर्लभता से अभिप्राय संसाधनों की मांग की तुलना में पूर्ति के कम होने से। इसका मतलब संसाधनों की जो मांग है वो ज्यादा है, जिसकी तरफ मुंह खुलता बेटा वो ज्यादा होता है। तो संसाधनों की मांग ज्यादा है, किससे ज्यादा है? संसाधनों की पूर्ति से। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास मान लो 5 पेन है। कितने पेन है बेटा? 5। आप सब पेपर देने आए हो, सपोज करो आप पेन लेके नहीं आए हो, ठीक है, आप सबके पास पेन नहीं है और तकरीबन आप मान लो 100 बच्चे हो। अब 100 बच्चों के पास पेन नहीं है और मेरे पास जो दुकान में पड़े वो 5 पेन पड़े। अब आप मेरे पास आते हो, बाकी कोई दुकान अगल बगल में है नहीं। अब ऐसे केस में क्या है, 5 रुपए का एक पेन है मेरे पास, खाली 5-5 रुपए के पेन होते हैं ना, तो 5 पेन पड़े हुए मेरे पास। तो आपने मुझसे कहा कि भैया मुझे पेन दे दो। अब मैंने देखा यार 100 जने पेन लेने आए हुए हैं, तो मैंने कहा 5 वाला पेन ना 60 रुपए का कर दिया। बेटा अगर मैं उसको 5 रुपए का पेन 60 का भी करूंगा ना तो भी लोग ले लेंगे। क्यों? उस टाइम पे आपकी आवश्यकता है, क्योंकि संसाधन जो है ना, मेरे पास संसाधनों की पूर्ति है वो क्या है? कम है, यानी सिर्फ 5 पेन है, और मांग जो है आप सबकी वो कितनी है? 100 पेनों की। तो इसका मतलब यही दुर्लभता होती है। दुर्लभता एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे मांग तो बहुत है, 100 बच्चे पेन लेने आए थे ना, मगर पूर्ति कितनी थी? सिर्फ 5 पेनों की। तो यही आपकी दुर्लभता नहीं, स्कैर्सिटी कहलाती है। क्लियर हो गया? अगला आता है बेटा चयन। चयन क्या होता है? ठीक है, चयन यानी चॉइस की अगर हम बात करें तो उसने कहा चयन से अभिप्राय सीमित संसाधनों के बीच से। यानी आपको पता है कि आपकी जो धरती है उसका संसाधन जो है ना बेटा, वो क्या है? सीमित मात्रा में। तो सीमित संसाधनों के बीच से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने हेतु, यानी आपको ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त करनी है, संसाधन सीमित मात्रा में, तो उसके लिए आपको सबसे उपयुक्त विकल्प का, सबसे अच्छे विकल्प का चुनाव करना पड़ता है और उसी को चयन कहते हैं। आपको पता है आपके पास संसाधन क्या है? सीमित मात्रा में है नहीं है। अब सीमित संसाधनों के बीच से आपको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए एक सबसे बेस्ट चुनाव करना होता है। अगर याद मान के चलो ना, जेब में 50 रुपए पड़े हैं, अब उस 50 रुपए को क्या नाम है, यहाँ पे 4 आइटम लगी है 50-50 रुपए की खाने की। अब मुझे उस 50 रुपए को ऐसे खर्च करना है, देखो मेरे पे क्या है 50 रुपए, अगर मान लो 200 रुपए होते तो मैं सब खा लेता, चारों आइटम, है ना। बट हो क्या रहा है, मेरे पास सिर्फ 50 रुपए, तो मैं उन चारों में से बेस्ट आइटम खाऊंगा जिससे मुझे सबसे अधिकतम संतुष्टि मिले, मेरा मन बोले मजा आ गया भाई, अच्छा वो यही खाया मैंने, है ना। तो उसने यही बोला कि सीमित संसाधनों के बीच से, यानी जो सीमित संसाधन उनके बीच से आपको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करनी है, यानी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपको प्राप्त करना है, और उसके लिए आपको सबसे बेस्ट विकल्प का क्या, जो अल्टरनेटिव है विकल्प है उसका चुनाव करना पड़ेगा, और वही आपका चयन है। चयन की समस्या के उत्पन्न होने के कारण क्या बेटा? कारण पहला ही है असीमित मानवीय आवश्यकताएं। आपको पता ही है मानव जो है उसकी आवश्यकता असीमित है। साला एक पूरी होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी करो तीसरा लालच जगता है ना। तो मानवीय आवश्यकताएं जो होती है बेटा वो असीमित होती है। क्लियर है? और इसमें एक वर्ड याद रखना, ये रेकरिंग इन नेचर होता है। रेकरिंग इन नेचर मतलब होता है, रैकरिंग मतलब होता है रिपीटिंग। ये रिपीटिंग इन नेचर होता है। जैसे मान लो आज आपने एक बर्गर खाया, तो क्या ये मैं मान लूं कि आप लाइफ में कभी भी बर्गर नहीं खाओगे? ऐसा तो नहीं होता। हो सकता है मैंने आज 2 बर्गर खा लिए, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं खा रहा, कल भी मैंने कहा मैं नहीं खा रहा, बट परसों मन कर रहा है दोबारा खा लूं। तो उसका मतलब जो इंसान की जो आवश्यकता है वो असीमित तो होती ही है, साथ में रैकरिंग इन नेचर होती है, यानी आवर्ती या पुनरावर्ती, जो बार बार रिपीट हो जाए ऐसी भी होती है। ठीक है ना? सिर्फ ये नहीं कि आज ही खाया कभी नहीं खाएंगे। तो इंसान की जो आवश्यकता है वो असीमित के साथ साथ जो है
वो रेकरिंग इन नेचर भी होती है, इसका मतलब वो बार बार दोबारा रिपीट भी कर सकता है उस चीज को, तो उसको हम बोलते हैं आवर्ती या पुनरावर्ती भी होती है। क्लियर। संसाधन आपको पता है सीमित मात्रा में है, और संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग संभव है। वैकल्पिक का मतलब होता है अनेक, इसको इस तरह से कर लेते हैं, वैकल्पिक मतलब हो गया अनेक, ठीक है, उपयोग संभव है, ठीक है ना। तो संसाधनों के जो है वैकल्पिक उपयोग संभव है। तो 3 पॉइंट याद रखना, मानवीय आवश्यकताएं क्या है, असीमित, संसाधन क्या है, सीमित, और संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग क्या है, संभव है। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो आपको एक को तो बेटा वीडियो में याद हो जाएगा, इतनी अच्छी वीडियो में याद हो जाएगी, मैं सच बता रहा हूँ, 12वीं के बाद आप खुद ट्यूशन पढ़ा सकते हो, इतनी अच्छी को करवा दूंगा। बस आप ध्यान से सुनना, ध्यान से नोट्स बनाना बेटा, ठीक है। आर्थिक समस्या किसे कहते हैं बेटा, ये जो चयन की समस्या है ना, यही आर्थिक समस्या उत्पन्न कर रही है। चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या कर रही है बेटा, उत्पन्न कर रही है। पढ़ के देख लो, सारा सेम है, फिर भी मैंने लिखवा दिया ताकि आप अलग वो मत करना कि ये मैंने पढ़ाया नहीं है, बेटा पढ़ा रखा है। देखो, असीमित मानवीय आवश्यकताओं, तो असीमित मानवीय आवश्यकताओं बोलो, इच्छाओं बोलो, एक ही बात है, की पूर्ति के लिए सीमित और दुर्लभ संसाधनों का सबसे उपयुक्त उपयोग करने की आवश्यकता को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। देखो पॉइंट्स पकड़ो जरा इसके। पहला, असीमित मानवीय आवश्यकताओं, ये रहा, असीमित मानवीय इच्छाओं की पूर्ति के लिए, यानी इनको पूरा करने के लिए आपका संसाधन कैसे हैं, सीमित और दुर्लभ है, यानी जिनकी मांग ज्यादा है और पूर्ति क्या है, कम है। तो सीमित संसाधन है, हाँ सीमित संसाधन है। तो असीमित मानवीय इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो आपके पास सीमित और दुर्लभ संसाधन है, उनका सबसे उपयुक्त यानी बेस्ट क्या करना, उपयोग करना, सबसे उपयुक्त उपयोग करना, ठीक है। कि आवश्यकता को इस क्या कहते हैं, या की समस्या को ही क्या कहते हैं, आर्थिक समस्या कहते हैं। कि यार इसको कैसे करेंगे हम, यानी सीमित संसाधन है, दुर्लभ संसाधन है, और मानवीय आवश्यकताएं असीमित पड़ी हुई है, तो इन सीमित संसाधनों से हम उन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हम सबसे अच्छे तरीके से कैसे करेंगे, यही जो दिक्कत आ रही है ना, यही आर्थिक समस्या है। तो बेटा दोबारा रिपीट कर रहा हूं, असीमित मानवीय इच्छाओं की पूर्ति के लिए सीमित और जो दुर्लभ संसाधन है उनका सबसे उपयुक्त, सबसे बेस्ट उपयोग करने की जो आवश्यकता होती है, जो समस्या होती है, ठीक है ना। आवश्यकता लिख लो यार, यहाँ पे क्या लिख लो, ऑब्लिक करके समस्या कर लो, समस्या को ही क्या कहते हैं, आर्थिक समस्या कहते हैं। क्लियर, तो क्लियर हो गया ना बेटा। चलो इसके पॉइंट देखो, वही है, आर्थिक समस्या को उत्पन्न करने वाला कारक क्या है। सबसे पहली दिक्कत यह है कि असीमित मानवीय आवश्यकताएं, और वो भी कैसी, आवर्ती या पुनरावर्ती है, एक लिख दिया मैंने, ठीक है। सीमित संसाधन है, संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग संभव है, यानी अनेक उपयोग संभव है, ये दिक्कत है। और चयन की समस्या क्या है, चयन की समस्या से ही तो ये उत्पन्न हो रही है। क्लियर है। अब बहुत बच्चे बोलते भाई चलो सबको समझ में आ गया, ये टॉपिक तो बड़ा आसान सा था, पल्ले पड़ गया, और ये संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग तो अच्छी चीज है ना, यानी एक संसाधन के अगर कहीं कहीं उपयोग हम कर रहे हैं तो वो तो अच्छी चीज है। तो फिर ये कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, समझाओ बेटा, इसको समझो सब। खास चलो मान के चलो लड़की को पकड़ लेते हैं, सपोज करो आप क्या करो, आप एक लड़की हो, आपने देखा होगा ना कि मान लो आपके घर में एक झाड़ू पड़ा है, क्या पड़ा है, आपका 2 फ्लोर, मतलब ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, 2 फ्लोर है आपके यहाँ, झाड़ू सिर्फ एक पड़ा हुआ है। अब उस झाड़ू बेचारा, क्यों, क्योंकि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है, नहीं झाड़ू एक है। अब उसके उपयोग देखो कैसे कैसे, देखो पहला, उस झाड़ू से माताजी जो है नीचे वाला जो है कमरा, मतलब जो फ्लोर है साफ करती है, उसी झाड़ू से ऊपर वाला फ्लोर भी बेचारी साफ करती है। क्यों, क्योंकि ऊपर जो है ना दूसरा झाड़ू नहीं है। अगर मान लो दूसरा झाड़ू होता तो ऊपर का फ्लोर उसी दूसरे झाड़ू से साफ हो चुका होता। और तीसरा, उसी झाड़ू का उपयोग जो बेटा वो आपकी कमर को तोड़ने के लिए यूज होता है। देखो मैक्सिमम लड़कियां जो है झाड़ू से पिटती है घर में, चिमटे से पिटती है, बेलन से पिटती है, कॉन्सेप्ट रहता है, हर घरों को मैक्सिमम देखा जाता है, ठीक है। मैंने ट्यूशन के बच्चों से जितनी बार पूछा, हर किसी का यही हाल है, झाड़ू से पिटना। तो इसी का एग्जांपल दे देते हैं। तो इस झाड़ू के 3 उपयोग हो गए, मतलब झाड़ू एक, उपयोग 3, ग्राउंड फ्लोर भी साफ करना है, फर्स्ट फ्लोर भी साफ करना है, और तुम्हें भी साफ करना है या नहीं है। अब अगर मान लो तुम्हारे घर में 3 झाड़ू ऑलरेडी होते, तो बताओ क्या ये समस्या आती कि एक ही झाड़ू को बेचारे 3 जगह यूज करना पड़ता, नहीं आती ना। तो ये चुनना कि यार मैं इस झाड़ू का इस्तेमाल उपयोग कहाँ करूं, ये जो विकल्प जो चुनने का कॉन्सेप्ट आ रहा है, यार मुझे चुनना पड़ रहा है, यार मैं इससे मारूं उसको या सफाई करूं। क्यों, क्योंकि एक ही झाड़ू, अगर मान लो 2 झाड़ू होते थे, एक से सफाई हो रही थी जमीन की और एक से हो रही होती आपकी। तो वैकल्पिक उपयोग हमेशा समस्या खड़ी करता है, याद रखना, क्योंकि इसका ये वैकल्पिक उपयोग दिखा रहा है कि आप इसका अनेक उपयोग इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका संसाधन क्या है, कम मात्रा में है, इसलिए आपको चुनना पड़ रहा है। क्लियर होगा ना। नोट डाउन करिए बेटा, से फटाफट से नोट डाउन करो।
तो आगे देखिए बेटा, अब हमें पढ़ना है सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है। इंग्लिश में भी नाम याद रख लेना बेटा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स यानी सकारात्मक अर्थशास्त्र और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब हो गया आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। ठीक है ना। मैंने काफी सारे पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं जिससे ये काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ये आपको जब आप ये जो आपका जो 11 चल रहा है आप इसको निकाल लोगे, कहीं कहीं स्टेट में तो ये बेटा 12th का टॉपिक होता सारा है, ठीक है ना, क्योंकि उनकी माइक्रो जो है 12th में है बहुत जगह। बट हम तो अभी मैं बता रहा हूँ जो टीआरजन वाले बच्चे हैं, जो संदीप गर्ग जो पढ़ते हैं सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आपको बेटा 12वीं के बाद में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। स्टार्ट करते हैं सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर होता क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अन्य नाम की। तो उसने कहा इसको वास्तविक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको वास्तविक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, और इसको कल्याणकारी अर्थशास्त्र बोल लो, उपदेशात्मक अर्थशास्त्र कह लो, ठीक है ना, और इसको मूल्यात्मक अर्थशास्त्र भी कह सकते हो। तो बहुत ऐसा तो इसके भी बहुत सारे नाम है, इसके भी बहुत सारे, बट जो आपको जरूरत है उतना याद रख लो। इसको कल्याणकारी या उपदेशात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि इसे वास्तविक अर्थशास्त्र भी कहते हैं और उसको क्या कहते हैं? कल्याणकारी यानी उपदेशात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। संबंध। इसका संबंध अर्थव्यवस्था में क्या था, पास्ट टेंस, क्या है प्रेजेंट, और क्या होगा फ्यूचर, इससे होता है। जबकि इसका संबंध अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए इससे होता है बेटा, क्या होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद अध्ययन की अगर हम बात करें तो सकारात्मक अर्थशास्त्र वास्तविक तथ्यों और वास्तविक आंकड़ों का क्या करता है? अध्ययन करता है बेटा, इसलिए इसको वास्तविक भी कहते हैं। ठीक है ना। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र ये बताता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये बताता है, यानी आपको एक तरह से सजेशन दे रहा है बेटा। आपको क्या दे रहा है? सजेशन, ओपिनियन टाइप की चीजें यहाँ पे आ रही है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। सत्यता की जांच। इसके अंतर्गत उन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जिनकी सत्यता की जांच जो है की जा सकती है, और इसके अंतर्गत उन तथ्यों ने उन बातों का अध्ययन किया जाता है जिनकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। पहले इन पॉइंट्स को जरा समझते हैं। पहले बेटा देखो मैंने क्या बोला, देखो ये वाला में हमने बोला चाहिए चाहिए लगा रहे हैं, इसका मतलब ये जो बोल रहे हैं बेटा, ये बोल रहा है इसमें जो ना आपको इंग्लिश में भी पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, तो आपको देख लेना कि वहां पे शुड लगा है, SHOULD शुड, या फिर शुड भी मिलेगा देखा हुआ, या फिर क्या मिलेगा OUGST O2B ऐसे देखने को मिलेगा। तो शुड और ओट अगर दिख गया आपको इंग्लिश वालों में, इंग्लिश वाले लाइन में, तो समझ जाना उसका मतलब चाहिए होता है। हिंदी में तो चाहिए मिल जाएगा आपको, इंग्लिश में शुड या ओट लगा हुआ, तो अगर किसी सेंटेंस में शुड या ओट लगाया तो समझ जाना कि वो सेंटेंस जो है वो कौन सा है? आदर्शात्मक अर्थशास्त्र वाला सेंटेंस है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं बेटा? तो क्वेश्चन तो डिफरेंस भी आपसे पूछ सकता है, और ज्यादातर जो चांसेस होते हैं वो होते हैं आपसे एक लाइन दे देगा, बोलेगा बताओ ये सकारात्मक में आएगी या फिर आदर्शात्मक में आएगी। जैसे आपको सुबह 4 बजे उठना चाहिए, ठीक है, तो चाहिए वर्ड आ गया तो कहां जाएगा? आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। मैं आज सुबह 4 बजे उठा, तो ये कौन से में आ गया? सकारात्मक। यहाँ पे चाहिए वाइए कुछ भी ऐसा नहीं आया। 95-98% क्वेश्चन तो बेटा इसी से सॉल्व हो जाते हैं कि क्वेश्चन में अगर आपको शुड या ओट टू बी मिल गया, लिखा हुआ मिल गया, शुड बी या ओट टू बी या ओट बी ऐसा देखने को मिल गया, तो समझ जाना कि ये इसका ही है, शुड बी या ओट टू बी। क्लियर है ना? कौन से वाले का? आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। क्लियर हो रही है? यानी आपको चाहिए मिलेगा तो ये वाला है, बिना चाहिए वाला होगा तो ये वाला। क्लियर है? अगर मैंने बोला कि मैं आज सुबह 4 बजे उठा, मैंने ये वर्ड बोला है, तो क्या इसकी सत्यता की जांच हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आप मेरे घर पे आकर के पूछ सकते हो कि क्या ये आज 4 बजे उठा या नहीं उठा। अगर वो बोलते हैं कि हाँ अमित जो है वो 4 बजे उठा है, तो इसका मतलब जांच हो गई। अगर वो बोलते हैं कि अमित 4 बजे नहीं उठा, तो भी जांच हो गई बेटा। यानी आप पूछ सकते हो, उसको वेरीफाई कर सकते हो, इसका मतलब जांच, इसकी जांच हो सकती है। आपको 4 बजे उठना चाहिए, ये सिर्फ मैंने आपको एक सलाह दी है कि आपको 4 बजे उठना चाहिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब आप उठो ना उठो ये मैटर यहाँ पे नहीं कर रहा, हम बस ये कह रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आपको 4 बजे उठना चाहिए, तो इसकी जांच नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो सिर्फ मैंने आपको एक तरह से सजेशन दिया है, ओपिनियन, मैं अपनी राय रख रहा हूँ या अपनी सजेशन रख रहा हूँ,
तो इसकी जांच नहीं हो सकती। बात को समझ में आया? तो समझना मैंने बोला क्या, सबसे पहले इसको वास्तविक अर्थशास्त्र कहते हैं, उसको कल्याणकारी यानी उपदेशात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 2, इसका संबंध अर्थव्यवस्था में क्या था, क्या है और क्या होगा इससे होता है, जबकि इसमें होता है क्या होना चाहिए, शुड बी या ought to be, ये देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया? उसके बाद सकारात्मक अर्थशास्त्र जो है वास्तविक तथ्यों यानी वास्तविक आंकड़ों का, वास्तविक तथ्यों और वास्तविक आंकड़ों का अध्ययन करता है, जबकि ये बताता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। पहले वाले की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत उन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जिनकी सत्यता की जांच की जा सकती है, और इसमें इनकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती है। पहचान मैंने आपको बता दी, 4 मैंने पॉइंट आपको पढ़ा दिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देखिए बेटा, मूल्य निर्णय, मूल्य निर्णय जिसको हम बोलते हैं वैल्यू जजमेंट, मैंने यहां लिख दिया उसका इंग्लिश मीनिंग, वैल्यू जजमेंट कहते हैं मूल्य निर्णय, या इसको सलाह के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ सकते हो आप इसमें। तो देखो क्या लिखा है, सकारात्मक अर्थशास्त्र में मूल्य निर्णय शामिल नहीं होते, यानी इसके अंदर मूल्य जो निर्णय है वो शामिल नहीं होंगे। वैल्यू जजमेंट इसके अंदर नहीं आएगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। इसके अंदर मूल्य निर्णय शामिल नहीं होते, अर्थात यह सलाह के रूप में नहीं होती, इसमें कोई सलाह नहीं होती कि आपको रात को क्या नाम है 3 रोटी खानी चाहिए, आपको सुबह पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। कोई चाहिए वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ही नहीं, सलाह है ही नहीं। तो उसने बोला सकारात्मक अर्थशास्त्र में मूल्य निर्णय शामिल नहीं होते, समझ में आ गया। जबकि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में मूल्य निर्णय जो होते हैं शामिल होते हैं, अर्थात यह सलाह के रूप में नहीं होगी, अर्थात यह केवल सलाह के रूप में ही होती है। समझ में आ गया? यानी इसके अंदर वैल्यू जजमेंट नहीं आएगा, इसके अंदर का वैल्यू जजमेंट आएगा, इसलिए इसको मूल्यात्मक अर्थशास्त्र भी कह लेते हैं कि मूल्य वाला यही आता है ना, मूल्य निर्णय आ रहा है इसमें, तो मूल्यात्मक अर्थशास्त्र भी यही है, आप चाहे तो लिख लो उसमें। क्लियर हो गया? दृष्टिकोण, इसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है बेटा। क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। यहाँ पे नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण है, यानी यहाँ पे जो है नीतियां बनाने वाली बातें आती है, यहाँ पे दूसरे को रास्ता दिखाना, जैसे कि आपको 4 बजे उठना है, आपको आपके परसों से पेपर है, अब आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, तो ये चीजें यहाँ पे बेटा आती है, इस टाइप की चीजें। क्लियर हो गया? चलो, उसके बाद वस्तुनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ, तो ये वस्तुनिष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव होता है, ये भी बेटा अच्छा पॉइंट है। ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये सब्जेक्टिव होता है, यानी ये वस्तुनिष्ठ होता है, ये व्यक्तिनिष्ठ होता है, ठीक है ना। 4 पॉइंट मैंने ऑलरेडी रिपीट कर दिए थे, इन पे ध्यान देना। मूल्य निर्णय की अगर हम बात करें तो सकारात्मक अर्थशास्त्र में मूल्य निर्णय शामिल नहीं होते, वैल्यू जजमेंट नहीं आती, जबकि उसमें वैल्यू जजमेंट आती है। क्लियर हो गया? इसके बाद ये केवल सलाह के रूप में नहीं होती, ये सलाह के रूप में होती है। अगला पॉइंट, दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, यहाँ पे नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण है। सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, तो उसने बोला अगर हम इसकी बात करें पहले वाले की, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है, नहीं वस्तुनिष्ठ होता है, और ये सब्जेक्टिव यानी व्यक्तिनिष्ठ होता है। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं उदाहरण की। भारत में आय के रूप में असमानता पाई जाती है। अब आय के रूप में असमानता का मतलब है कि यहाँ पे अमीर ज्यादा अमीर है, गरीब जो है ज्यादा गरीब है, नहीं अमीर गरीब वाला देखने को मिलता है कॉन्सेप्ट, अमीर गरीब वाला। तो हम भारत में ही है, हम चेक कर सकते हैं, और अगर ये सही बात सच होती है तो ये वेरीफाई हो चुका है, इसका मतलब सकारात्मक अर्थशास्त्र है। और अगर ये गलत है तो भी ये वेरीफाई हो चुका है, तो भी ये सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंदर आएगा। क्लियर ना? जबकि यहाँ पे इसने कहा भारत में आय की असमानता को खत्म कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए, ये सिर्फ एक आपने अपना पॉइंट रखा। समझ में आ गया? आप एक नीति बना रहे हो कि हमें भारत में क्या है, ये असमानता को खत्म कर देना चाहिए, आय की असमानता को, और ये उसको कम कर देना चाहिए, तो सिर्फ चाहिए आ गया ना, तो ये अभी किया तो नहीं है, तो इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते फिर अभी, ये तो सिर्फ बोली गई बात है। क्लियर हो गया ना? तो जहां तक है मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था ये समझ में आ गया होगा, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नोट डाउन कर लेना बेटा सारे पॉइंट।